हेलो लर्नर्स, ये ग्लाइकोलाइसिस का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो भी ग्लाइकोलाइसिस का जो बेसिक है वो मैंने वहाँ पर समझाया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जो ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है उसमें जो रिएक्शंस होती है और उससे रिलेटेड जो भी एंजाइम्स है उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस जो है ये दो फेजेस में डिवाइड होता है। एक है प्रिपरेटरी फेज और जो दूसरा है वो है पे ऑफ फेज। सो प्रिपरेटरी फेज में होता क्या है, ये कुछ अर्ली स्टेप्स है जहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन होता है और जो हेक्सोज है यानी कि यहाँ पर हमारे केस में ग्लूकोज जो होता है, तो इस ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज फॉस्फेट में किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट फेज है जहाँ पर एनर्जी जनरेशन नहीं हो रहा है बल्कि कंजम्पशन हो रहा है। क्यों कंजम कर रहे हैं हम एनर्जी? क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि आपको 32 ATP या जो भी जो अमाउंट है ATPs का वो जनरेट कर सके। तो सबसे पहले हमें उसे पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो ये जो पावरफुल बनाने की जो प्रोसेस जो होती है इसे प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। हम हाई एनर्जी फॉस्फेट इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 ATP का एक्चुअली इस रिएक्शंस में 2 ATP कंज्यूम होती है इस प्रिपरेटरी फेज में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर पहले से ही डिवीजन करके रखा है प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या करते हैं हम, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज फॉस्फेट्स में करते हैं, हेक्सोज फॉस्फेट में। और उसके बाद जो पे ऑफ फेज है, इस पे ऑफ फेज में जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उस इन्वेस्टमेंट से हम यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ अपना जो मुनाफा है वो वसूल करते हैं पे ऑफ फेज में। शुरू करते हैं हम। जो सबसे पहली जो रिएक्शन है इसमें, उसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किया जाता है। तो इसके लिए जो एंजाइम लगता है वो है हेक्सोकाइनेज। अब ये जो हेक्सोकाइनेज है उसके साथ साथ हमें मैग्नीशियम आयन भी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ATP ट्रांसफ़र जो हो रहा है, यानी ATP से जो फॉस्फेट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हेक्सोकाइनेज के लिए सबस्ट्रेट जो है वो एक्चुअली ATP नहीं होता है बल्कि मैग्नीशियम ATP होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ATP जो होती है ये नेगेटिवली चार्ज होती है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ग्लाइकोलाइसिस का जो न्यूक्लियोफाइलिक अटैक जो होता है उसे वो होने नहीं देता। तो इसलिए मैग्नीशियम का यूज़ करके उस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा मास्क किया जाता है ताकि ग्लूकोज को एक समय मिल जाए कि वो उस ATP से एक फॉस्फेट चुरा ले। तो होता क्या है इसमें, जो ATP का जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के 6th कार्बन पर अटैच हो जाता है और इस वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो जो भी शुगर या जो भी जो मोनोमर्स होते हैं वो सेल्स में आने के बाद, यानी कि सेल्स के अंदर एंट्री करने के बाद, जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ खास तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन करते क्या है, ये ग्लूकोज का पैसिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं। मतलब ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए, सेल के अंदर लेने के लिए आपको कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल डिफ्यूजन है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के थ्रू कराया जाता है। तो उन प्रोटीन्स को कहा जाता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसे शॉर्ट फॉर्म में ग्लूट कहा जाता है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन की एक नेगेटिव साइड ये भी है कि अगर वो चीज़ अंदर आ सकती है तो वो बाहर भी जा सकती है। ओके, तो जब ग्लूकोज सेल के अंदर आता है तो अगर वो फॉस्फोराइलेटेड नहीं है तो वो बाहर निकल सकता है, तो ये लॉस वाली बात हो जाएगी सेल के लिए। तो इसीलिए वो फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में रखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है फॉस्फोराइलेशन का, यानी कि कोई भी जब हेक्सोज या फिर जो भी मोनोमर्स है वो सेल्स के अंदर जब आते हैं, जैसे ग्लूकोज आ गया तो सेल्स में ग्लूकोज नहीं रहेगा वो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। ये जो फॉस्फोराइलेशन जो है, इस फॉस्फोराइलेशन का एक इम्पॉर्टेंस है क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टर जो है वो ग्लूकोज को तो आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। और इसीलिए जो भी ग्लूकोज सेल के अंदर है
वो सेल के अंदर रह जाता है, बाहर नहीं निकल सकता। ओके, तो हेक्सोकाइनेस के बारे में कुछ मैंने जो डिटेल है वो नोट्स में लिखा है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारा जो जीनोम होता है वो 4 तरह के हेक्सोकाइनेस बनाता है, हेक्सोकाइनेस 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से जो 4th है वो लीवर में पाया जाता है, पैनक्रिया में पाया जाता है, और जो 4th हेक्सोकाइनेस है उसे ग्लूकोकाइनेस भी कहा जाता है। तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, वो नोट्स में लिखा है मैंने, आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हो। सो ये पहली स्टेप होने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप्स की तरफ, जहाँ पर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं ये आइसोमर्स है। सो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज ये एंजाइम लगेगा। तो इस एंजाइम के थ्रू ये जो कन्वर्शन है ये कन्वर्शन हो जाता है। जो स्टेप 3 है इसमें और एक एटीपी खर्च हो रहा है। तो ये जो पाथवे होते हैं इसमें अगर आप इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या होती है, आप कितने एटीपी खर्च कर रहे हो, कितने आपको मिल रहे हैं, कितने एफएडी खर्च कर रहे हो, कितने एनएडी खर्च कर रहे हो और कितने आपको मिल रहे हैं, ये आपको हिसाब रखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो तीसरी स्टेप है, इस तीसरी स्टेप में क्या हो रहा है, एक और फॉस्फेट जो है वो हेक्सोज में ऐड हो रहा है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में हो रहा है। अब तक जो फॉस्फेट था वो 6 कार्बन पर था, अब जो नया फॉस्फेट है वो फर्स्ट कार्बन पर ऐड हो चुका है, और जो फॉस्फेट का जो डोनर है वो है एटीपी। तो यहाँ पर भी देखिए जो काइनेज एंजाइम है वो फिर से मैग्नीशियम यूज़ कर रहा है। तो जो मैकेनिज़्म मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो एटीपी का जो नेगेटिव चार्ज है वो उसे मास्क करने का काम करता है। तो जितने भी काइनेजेज जो होते हैं जो फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कराते हैं, सबका वर्किंग मैकेनिज्म एक जैसा ही होता है करीब करीब। तो याद रखिए, काइनेज का जो सबस्ट्रेट है वो एटीपी नहीं होता, वो क्या होता है, एमजी एटीपी, मैग्नीशियम एटीपी इसका सबस्ट्रेट होता है। ओके, तो ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में PFK1 भी कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पर हमें अब जो दूसरा जो फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है वो मिल चुका है, यानी कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो अगर हम कुछ बैक्टीरिया की या फिर प्रोटिस्ट की बात करते हैं, और इनका करीब करीब सारे के सारे प्लांट्स में ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में होता क्या है, एटीपी के अलावा, यानी कि एटीपी की बजाय पायरोफॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। मतलब जो फॉस्फेट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो बैक्टीरिया में, कुछ फंगस में, और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स में ये जो एटीपी है वो यूज़ नहीं किया जाता। प्लांट में ये कुछ चीज़ जो है वो अलग होती है। यहाँ पर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये एनिमल्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ये एटीपी यूज़ नहीं होती बल्कि पायरोफॉस्फेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पायरोफॉस्फेट है वो एटीपी नहीं है, इसे PPI के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो ये मैंने नोट्स में लिखा है, आप डाउनलोड करके देख लीजिए नोट्स। सो ये बात ध्यान में रखिए, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट जो है ये सिंगल सेल एनिमल्स या सिंगल सेल प्लांट की तरह होते हैं। सो इनमें पायरोफॉस्फेट यूज़ होता है, एटीपी यूज़ नहीं होता इस स्टेप में। तो आगे बढ़ते हैं चौथी स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये 6 कार्बन शुगर है, यानी कि हेक्सोज है। तो अब इस स्टेप में ये जो हेक्सोज है इसे स्प्लिट किया जाएगा, और स्प्लिट करने के बाद 2 कंपाउंड बनेंगे जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होंगे, और इसीलिए उन्हें ट्रायोस कहा जाता है। तो जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है ग्लिसरॉल्डेड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और जो दूसरा जो कंपाउंड है वो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल्डेड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट ये ट्रायोस फॉस्फेट्स हैं। ओके, ये किससे बने हैं, ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के क्लीवेज से बने हुए हैं, इसे क्लीव करने के बाद बने हुए हैं। तो इस प्रोसेस को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसे अल्डोलेज कहा जाता है। अल्डोलेज का एक लॉन्ग फॉर्म भी है। अल्डोलेज यूजुअली वो एंजाइम्स है जो अल्डोल कंडेंसेशन कैटालाइज करते हैं।
तो इस एंजाइम का जो दूसरा नाम है वो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अल्डोलेज। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये इसका सबस्ट्रेट है और उसी की बेस पर इसका पूरा नाम दिया गया है। ओके, तो इसके बाद आगे जो होगा वो होगा पे ऑफ फेज़, यानी कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है जो भी आपने एटीपी इन्वॉल्व की थी, जो एटीपी आपने खर्च की थी इस ग्लूकोज को या हेक्सोस को एनर्जी देने के लिए, एनर्जी फॉस्फेट जो है वो ऐड करने के लिए, तो अब हम उस एटीपी का जो है वो ये कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं इस पे ऑफ फेज़ में। तो इस पे ऑफ फेज़ की एक खास बात ये है कि ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं ना, ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें से सिर्फ ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट ही आगे बढ़ सकता है। तो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी आगे बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले वो ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद ही वो आगे बढ़ सकेगा। ओके, तो हम ये मानकर चलते हैं कि पे ऑफ फेज़ में जो पाथवे है वो साइमल्टेनियसली चल रहा होगा, यानी कि ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट भी चला रहा होगा और ये साइड में जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी चला रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आगे में ये जो दो मॉलिक्यूल्स जो लिखे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ से आगे जितने भी रिएक्शंस होंगी उन सब में जो भी चीज़ इन्वॉल्व होगी वो ट्वाइस होगी, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के इसमें ही इन्वॉल्व होगी। ओके, सो जो पे ऑफ फेज़ है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं।